जी फरमाइए सर। मोहम्मद हसन मोहसिन सर, रायचूर से आप तशरीफ़ लाए हैं हज़रत अब्दुल करीम की देसाई से मुलाकात, क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं रायचूर से अक्सर व बेशतर जनाब हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब से मिलने आते रहता हूँ। कई एक वाक़यात पर कई एक बातें वो अपने मंशूर व अपने ख़यालात कौम मिल्लत के ताल्लुक़ से हमेशा उजागर करते रहते हैं। इसी दिलचस्पी से मुझे भी बुलाया करते हैं और मैं भी आता हूँ। मैं उनका मशकूर हूँ। आज चूँकि दुनिया भर के हालात, दुनिया में अजीब व गरीब माहौल है, ऐसे में दुनिया का सबसे ताकतवर अगर कोई मुल्क है, कहने में यह आता है कि वो है अमेरिका। लोग कहते हैं कि अमेरिका ताकतवर मुल्क है। तकरीबन मुल्कों को उसका साया, उसकी निगरानी, उसकी सरपरस्ती रहती है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि अमेरिका जब ताकतवर मुल्क है, उसके साथ रहने वाले, उसके साथियों के साथ वो किस तरह का सुलूक करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ताकतवर आदमी, बड़ा आदमी अपने साथियों के साथ किस तरह पेश आना। मैं जनाब हाशिम पीर देसाई साहब से मालूमात हासिल करना चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन मोहसिन भाई जो साबिक जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी रायचूर के हैं, तो ये हमेशा जो है बेंगलुरु को आते रहते हैं, क्योंकि इनके 2 बेटे और 1 बेटी यहाँ बेंगलुरु में रहते हैं। जब जब वो अपने बच्चों के पास आते हैं, मेरी मुलाकात करके तबादले ख्याल करते हैं। तो आज उनकी उलझन ये है कि पूरी दुनिया में अमेरिका जो है एक लीडिंग देश है, उसका जो भी अध्यक्ष रहेगा उसे पूरी दुनिया बड़ा भाई मानती है। और बड़ा भाई मानने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते उसका किरदार क्या होगा, ये सवाल आपका है। तो अपने अपने ख़यालात अपने अपने हिसाब से होते हैं। तो मेरे हिसाब से सबका मालिक अल्लाह है। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी के फल हम अब खा रहे हैं। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। शद्दाद नमरुद फिरौन को भी सबक उन्हें वो पढ़ा रहे हैं। अब है बारी हिदायत तुम्हारी, सोच समझ के करना सवारी।
गर ये जुल्म बढ़ता रहेगा, थप्पड़ तुम्हें वो लगा रहे हैं। मैं ये अशियार इसलिए पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के घर में देर नहीं अंधेर नहीं, और सवाल का जवाब जब का जब मिल जाता है। देखिए, आज दुनिया के कई ममालिकों में बारिश बरस रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, इसके साथ साथ आग बरस रही है। तो ये खुदा का जो कहर है तुम्हें जीने और पनपने नहीं देगा। इसका इल्म इस दुनिया के सब ममालिक के बड़े भाई ट्रम्प जी को नहीं है, ऐसा नहीं है, उनको इसका इल्म है। इसलिए वो कई देशों पर वार कर रहे हैं, फिर समझौता कर रहे हैं, फिर बिजनेस का लगाम लगा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, कहीं सही हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है। इसकी वजह ये कि उनमें हर चीज़ का होते हुए भी एक चीज़ वो है अना की वजह से वो जिसे नहीं कुचलना उसे कुचलने जा रहे हैं, वहाँ पछता रहे। ये बात वो समझेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। अब उनकी बारी क्या है? सब देशों के साथ बराबर का रवैया अपनाना है। देखो, इराक को 35% टैक्स लगा रहे हैं, वहीं इसराइल को 15% लगा रहे हैं। अब तक भारत के साथ दोस्ती थी, अब उनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं करने की वजह से 25% भारत को टैक्स लगा रहे हैं। ये पार्शियलिटी ना करके समानता पर जाना उनका फ़र्ज़ बनता है, वो उस पर अमल करना नहीं करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं ट्रम्प जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप तबादले ख्याल कर सकते हैं। मेरा मुअद्दिबाना दूसरा सवाल हज़रत से है कि मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में जो हम मुसलमान हैं, 20 से 25% कम से कम हमारी आबादी है। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में कि मुसलमान हिंदुस्तान में बेचैनी की ज़िंदगी गुजार रहा है, परेशान हाल में है। मुसलमानों को कोई पूछने वाला नहीं है, मुसलमानों की सरपरस्ती बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त में हमारे विश्वगुरु जो कहलाते हैं, यानी कौन सा सेवक है अपने प्रधान सेवक अपने आप को कहलाते हैं, प्रधान सेवक हैं जी मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनसे इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के साथ किस तरह रवैया इख्तियार करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बेचैन हूँ। इस मामले पर भी अगर आप रोशनी डालेंगे तो मैं समझता हूँ मेहरबानी होगी। देखिए भाई साहब, आप मोदी जी से सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया अपनाए। देखिए, मुसलमानों के साथ वो किस तरह रवैया अपनाएं, मैं और तुम यहाँ बैठकर तबादले ख्याल करें तो ये आवाज़ उन तक पहुँचती है नहीं पहुँचती है अल्लाह जाने। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि जो मुसलमानों के मोतबरान जो भी हजरात हैं, जो लोकसभा के अपोजिशन लीडर्स हैं, वो उन माने नहीं रखते हैं। दूसरा जो है, बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती, टिकट तो क्या उनको मोतबर अहदा भी नहीं देती। और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन चंद मुसलमान देते हैं जो या तो मजबूरी में देते हैं, या तो उनकी दोस्ती में देते हैं, या तो उनके प्यार में देते हैं, ऐसा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मोदी जी का रवैया है, मैं एक 5 पॉइंट ऑब्ज़र्व किया हूँ।
पहला पॉइंट जो है, अरबस्तान में जब जाते हैं वो, तो उनका रवैया बहुत नरम रहता है। दूसरा, पाकिस्तान में जब गए थे, वो नवाज शरीफ जी के माँ के पैर छूकर उन्होंने दुआ ली। तीसरा जो है, भोपाल में इमाम हुसैन का जो मातम मनाया जा रहा था, तो तमाम मुसलमान ऊपर बैठे थे। ये शिवराज सिंह चौहान सीएम थे और ये पीएम थे, ये नीचे बैठकर अदब बनकर सुन रहे थे। और चौथा जो है, अजमेर में जब एक प्रोग्राम हुआ, तो उस प्रोग्राम में भी हर चीज़ को वो एहतराम के साथ, अदब के साथ सुन रहे थे। अब रही बात हालात में, चंद चीज़ें जो हो रही हैं वो बर्दाश्त के बाहर हो रहे हैं। तो वो बर्दाश्त के बाहर क्यों हो रहे हैं, ये या तो जितने मुसलमान एमपी लोकसभा और राज्यसभा में, वो जाकर उनसे तबादले ख्याल कर सकते हैं, या फिर इमाम तौक़ीर रज़ा साहब, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, ये जितने भी सरबराह हैं वो, और उनके साथ साथ मसाजिद के सुदूर, दारुल क़ज़ात के ज़िम्मेदार, ये तमाम मिलकर आपस में बैठकर राय मशवरा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार इलेक्शन होने के बाद 5 साल तक हुकूमत उन्हीं के हाथ में रहती है। तो इलेक्शन के टाइम में जो भी दुश्मनी होती है, इलेक्शन के बाद जो है समझौते का होना ज़रूरी है दोनों तरफ। मोदी जी को भी बेहतर है और मुसलमानों को भी बेहतर है कि समझौते के साथ ये देश चलता है, क्योंकि इस देश में हर धर्म का इंसान जीता है। और हम तमाम मिलकर समझौता ये करें कि हम अपने धर्म को अपनाएंगे और अपना धर्म अमल में लाएंगे, दूसरे धर्म को तकलीफ दिए बगैर। तो इस पर मोदी जी से बातचीत करेंगे तो बेहतर होगा। मैं इतना मौजूद समझता हूँ आज के लिए। मेरा और एक सवाल है हाशिम पीर देसाई साहब से कि सारी दुनिया में मुस्लिम ममालिक जो हैं बेचैन हैं। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है जंगें हो रहे हैं, ख़ासकर फ़लस्तीन गाज़ा पर। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ अरब देश, अरब के जो हुक्मरान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है इन देशों के तय, इस पर रोशनी डाले तो बेहतर है। देखिए भाई साहब, ये अरब देश का जो रवैया है, यहाँ ज़रा आपको मैं तस्वीर चाहता हूँ कि 5 नमूने के मुसलमान जब इस्लाम वजूद में आया, जब ही 5 नमूने के मुसलमान हुए। तो 5 नमूने के मुसलमान जो है आज भी इत्तेहाद में नहीं है। कैसा? अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, माँ फातिमा खुदैतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्हों हुजूर पर भरोसा करते थे। हुजूर जैसे नबूवत ऐलान हुई कर बोले तो ईमान लाए। दूसरा जो है उलमा करम तौरात, जबूर, इंजिल किताबें पढ़े थे, उनके निशानात देखकर, उनके अमाल देखकर उन्हें ईमान लाए। तीसरा जो है अबू जहल जैसे लोगों के सवालात को देखकर ईमान लाए। चौथा जो है उनके अखलाक देख को ईमान लाए। ये 4 लोगों के साथ साथ 5 जो है मक्का जब फतह हुआ तो मरता क्या नहीं करता वो लोग ईमान लाए। तो यहाँ ये 5 लोगों को इत्तेहाद में लाना आसान काम नहीं है और होने की बात भी नहीं है, मुझे जहाँ तक मेरा तजुर्बा है। तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अरब ममालिक पूरे दुनिया को लीड करना उसके बस की बात है। कब है? ये तमाम देशों के जो सरबराह हैं, मुसलमानों के सरबराह हैं, उनको बुलाकर एक मीटिंग करके उन्हें कर सकते हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं उसका इल्म भी हमारा नहीं है। तो अगर करे तो अच्छा है, कर रही तो भी अच्छा है। लेकिन आज के हालात में जब फ़लस्तीन पर उतना जुल्म हुआ, ईरान पर उतना जुल्म हुआ, तो ऐसे में बमबारी हुई, तो उसका सिला तो अल्लाह ले रहे। लेकिन अरब के जो शहंशाह हैं वो भी इस पर तबादले ख्याल करके एक स्टेप लेकर तमाम देशों को एक तरह किस तरह जाए कर को जो बड़े
ममालिक हैं, रशिया, तुम्हारा अमेरिका, ऐसे तमाम ममालिकों को, नहीं तो भी बड़े बड़े जो ममालिक हैं जो उनके संपर्क में हैं, उनसे राय मशवरा करके एक माहौल अदम व तशद्दुद का, सुकून का माहौल बना सकते। शहर बेंगलुरु को, शहर गुलिस्तान को राहुल गांधी आने वाले हैं। ऐसे में बेंगलुरु वालों का या स्टेट वालों का क्या रवैया होना चाहिए उनके साथ, किस किस्म की गुफ्तगू उनके साथ करनी चाहिए? देखिए भाई साहब, को राहुल गांधी जो है इलेक्शन में जो गड़बड़ हो रही है, वोटों की जो गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ को रोकने के लिए आ रहे हैं। तो उनके आने के साथ साथ पूरा कर्नाटक के कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पर एक दबाव डालने का एक मनसूबा बना लिया है। तो ये एक पार्टी है, अपने हिसाब से वो मनसूबा बना रही है। यहाँ उसका खंडन या तो अपोज करने के वास्ते बीजेपी तैयार है, जबकि वो मामला नहीं बनता बीजेपी का, क्योंकि वो भी एक पार्टी है, हमारी भी एक पार्टी है। पार्टियों का मामला क्या है, हम ना हक दो ना हक को रोको कर को। जब ना हक को रोको कर को कांग्रेस वाले मांग कर रही, तो हमारी पार्टी होंगे, दूसरी पार्टी होंगे, रोकने का हक और अधिकार नहीं बनता। लेकिन बन रहा है, देखो बात कैसी है, बन रहा है। क्यों बन रहा है का, तो आप जानते हैं कर्नाटका में 138 कांग्रेस के एमएलए जीत गए। तो 138 एमएलए जीते, तो जितने 138 जीते हैं वहाँ बेइंसाफी क्यों नहीं हुई, ये सवाल आ रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आ रहा है, जब मैं 2019 में चिकबल्लापुर और बेंगलुरु नॉर्थ दो तरफ से चुनाव लड़ा, तो दोड्डबल्लापुर में मैं कई लोगों को पैसे लेते हुए और देते हुए पकड़ा आपके इलेक्शन में। हाँ, और चुनाव आयोग के चीफ ऑब्जर्वर को दिया। तो 17 अप्रैल और 18 अप्रैल 2019 को 2-3 दिन भी उन्होंने लगातार कसरत करके चंद लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन में 3 दिन रखे जी। 3 दिन रखे। वो पूछताछ करने के बाद कौन से पार्टी के कार्यकर्ता थे और कौन से पार्टी के लीडरों ने उनको छुड़ाया, ये सवाल आ रहा है। ये सवाल का जवाब अगर वो देंगे, जब जाके आईना सामने आएगा, सच्चाई क्या है, आईना सामने आएगा, चेहरा दिखाई देगा, तो उस चेहरा, किसका चेहरा देखना चाहते हैं, ये सवाल है। मैं भी कर रहा हूँ, बीजेपी भी कर रही है, जेडीएस भी कर रही है। क्योंकि जिस गलती में तुम फंसे हो, बरेली में चुनाव आयोग सही है, वायनाडु में चुनाव आयोग सही है, वरुणा में सिद्धरामैया जीत रहे हैं, चुनाव आयोग सही है, तो दूसरी जगह गलत कैसा, या तो दूसरी जगह गलत है तो वहाँ सही कैसा, ये सवाल आ रहा है। ये सवाल का जवाब देना पड़ता है। मेरा आखिरी और एक छोटा सवाल ये है, आज के हालात में उम्र की जो लिमिटेशन है, बीजेपी में बोलो, आरएसएस में बोलो, पीएम मोदी को 75 साल होने जा रहे हैं। ऐसे में बाद उसके इस पर क्या अमल होगा, होना चाहिए क्या नहीं चाहिए? देखिए, ये सवाल में तो मैं 100 को 100 मोदी की वकालत करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि 75 ईयर्स किसे हो रहे हैं, मोदी जी को हो रहे हैं, मोदी जी, पहली बात। और रेजुलेशन कौन पास करी, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले। जब बीजेपी वाले और आरएसएस वाले 75 का रेजुलेशन पास करे हैं, तो वो पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, वो पार्टी के जो खैर ख्वाह हैं, उन्होंने सवाल करके दूसरे आ सकते हैं। जब उन्होंने नहीं सवाल करे, तो मैं दूसरी पार्टी में बैठ को मैं वो सवाल करा, तो वो सवाल मौजू नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत पहलगाम में 26 अफराद का जो धांधली हुई, जिनको नाहक कत्ल किया गया,
वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स जो थी वो उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? मुल्क पर आती है या मिलिट्री पर आती है, हुकूमत पर आती है या हमारे जैसे अवाम पर आती है? इस पर थोड़ी सी रोशनी डाले तो बेहतर है। तो पालेगाम की जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन पर आती है। उनसे पहले अमित शाह जी पर आती है जो होम मिनिस्टर। उनसे पहले किस पर आती है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आती है। तो इनके साथ साथ जो अफसर हैं, रक्षा अधिकारी जो आर्मी के हो, नेवी के हो, तुम्हारे एयरफोर्स के हो, ये अफसरों पर आती है। बाद उनके मातहत जो हैं वो लोगों पर आती है। अब कांग्रेस वाले, कई पार्टियां वाले वो मोदी जी पर तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। वो सवालात माने नहीं रख रहे। क्यों माने नहीं रख रहे? तो वो अड्डे जो आतंकियों के आकाओं के अड्डे बर्बाद करे, ये सवाल चर्चा हो रही है। और ट्रंप जंग रुकाव कहे या नहीं कहे, वो चर्चा हो रही है। अरे ट्रंप रुकाव कहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, जंग करो कहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब रुकाव कहे तो अब वहाँ मोदी जी उनकी बात माने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं माने तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, उन्हें बोले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, नहीं बोले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। सवाल वो नहीं आ रहा। सवाल क्या आ रहा है? तो अगर ट्रंप बोले तो दो देशों, अब तीसरे देश को बोलने का हक नहीं बनता, ऐसा नहीं है। जब दुनिया में हमें जी रहे हैं तो दो देश जब लड़ रहे हैं तो उनको समझौता करना तीसरे देश का, तीसरा देश अपने को जो लगता है वो अपनी राय दे सकता है। वो मानना नहीं मानना सामने वाले का अपना मामला होता है। तो यहाँ सवाल वो करने के बजाय अपोजिशन ये करना था कि जो 25 या 26 लोग मारे गए वो मरने से पहले उनको रोकते तो बेहतर था। उनकी हिफाजत का मामला, हिफाजत करना था, रोकना था, पहला मामला है। रोकना था उनको, नहीं रोके तो वहाँ क्या है, जो अफसर वहाँ के जो अफसर हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वो फेल है तो उनको जो उनके ऊपर जो कमांड होता है वो फेल हुए। उनको मैंने अपॉइंट करे साले होम मिनिस्टर और तुम्हारे रक्षा में मिनिस्टर, तुम्हारे उन दोनों के ऊपर पीएम जो है ये तीनों फेल है। अब ये तीनों फेल है तो हम अगर बाहर बैठ कर, जबकि हमारी पार्टी का एक भी एमपी नहीं है, मैं बैठ कर मोदी जी राजीनामा देना, रक्षा मंत्री राजीनामा देना, अमित शाह राजीनामा देना का तो बात नहीं बनती हो, क्योंकि हमारा वजूद ही नहीं है। सही। हमारे सवाल का उनके पार्टी में, बीजेपी में, खासकर बीजेपी वाले क्या है, उन्होंने ये बताना कि देखो भाई हम 240 हैं, 240 में आप पीएम हो, वो रक्षा मंत्री और वो होम मिनिस्टर हैं, तुम तीनों क्या है, तुम्हारा इख्तियार चलाने में फेल हुए हैं, आप उतर जाओ। हम तीन दूसरों को चुनते हैं, एक पीएम बनेगा और दूसरा होम मिनिस्टर बनेगा, तीसरा रक्षा मंत्री बनेगा। आप ज़रा आराम करो, पार्टी के इसमें कौन सा भी एडवाइजरी कमेटी का पोस्ट लेको, तुम्हें काम करोगे। वो बीजेपी वाले अगर बोले तो अच्छा लगता है। हमें अपोजिशन वाले बोलना माने नहीं रखता हो, क्योंकि हमें अपनी सरकार बनाने में सक्षम नहीं। वो लोग नाकाम हुए, चूंकि नाकाम होने की वजह से उनकी अथॉरिटी नहीं बनती कि फिर मजीद बैठ कर रहना काम हुकूमत के। अथॉरिटी नहीं बनती, पूछने का अधिकार किसके? लोगों को बनता है, उनके पार्टी के लोगों को बनता है, ना अपोजिशन को बनता, ना मुझे बनता। हाँ, अब तुमना कब ये बनता है तो तुम्हारे में देखो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के साथ कई पार्टियां जुड़े हैं, इनमें कौन पीएम बनना ये डिसाइड नहीं हुआ। जान दे, कांग्रेस में कौन पीएम कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ। और अगर राहुल गांधी का नाम लेंगे तो ममता बनर्जी साफ सीधा इनकार करेंगे, वो नहीं मानते। इसी बात को लेकर केजरीवाल तो इंडी गठबंधन छोड़ कर बाहर ही चले गए, राहुल गांधी को पीएम नहीं मान रहे। अब राहुल गांधी को तुम पीएम कहें तो नहीं होने वाली बात। जब तुम्हारे इंडी गठबंधन में पीएम कैंडिडेट नहीं है तो तुम्हें कैसा सक्षम है कि उनको सवाल कर सको। उतारो, अब पीएम को उतारो, रक्षा मंत्री को किसे बनाना चाहते हैं बताओ अगर उतरा तो देश संभालने वाला कौन है? तुम्हारे पास है
अल्टरनेट जब तैयारी नहीं है तो क्यों सामने वाले को छेड़ते हो, गलत है। इसका पहले तुम्हें पीएम कौन अपना डिसाइड कर लो, उसके साथ कितने एमपी हैं वो डिसाइड कर लो, उसके बाद समर्थन कितना मिल रहा है वो डिसाइड करो। अब तुम्हारा अंधेरा उजाला मालूम होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राजीनामा दिए। तो मेरे हिसाब से वो धनकर को अपोजिशन वाले उपराष्ट्रपति बनाए तो जब सक्षम होंगे तो ये अच्छा मशवरा। हाँ, उसे अपना कैंडिडेट बना लेना, क्योंकि बीजेपी वाले जब उसे उनको रुसवा करें तो निकालें तो इन्हों इज्जत देकर वो हारे जीते इन्हों अपना कैंडिडेट बना लेना, जब जाके बात बनती कर मेरा अपना मानना। अल्लाह हाफिज़। इन सब बातों के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई साहब का। आपने माखूल इस पर रोशनी डाली। अल्लाह आपकी उम्र दराज करें। अल्लाह हाफिज़।